बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज के बच्चों इस खूबसूरत टॉपिक का नाम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का टॉपिक है और मैथमेटिकल है ज़्यादा ये, इसलिए बच्चों को ये आसान भी लगता होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जी बच्चों। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लॉन्ग क्वेश्चन है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। अक्सर औकात बोर्ड के पेपर में मुंह उठा के ये लॉन्ग में आ जाता है, जैसे आप लोगों ने मुंह उठा के जाना होता है। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन सबसे पहले लिखें। एनर्जी, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी, एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स रोटेशन, ड्यू टू इट्स रोटेशन अबाउट एन एक्सिस। जब कोई बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द बच्चों रोटेट कर रही हो तो उस वक्त उसके पास जो एनर्जी प्रोसेस हुई होती है, एनर्जी प्रोसेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बच्चों जब भी कोई बॉडी रोटेशन में होती है तो जो एनर्जी पोजेस करती है, उस एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बच्चों ऐसी एनर्जी को हम लोग फिजिक्स का मार्केट में क्या बोलता है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलता है। ओके जी बच्चों, अब हम लोगों ने इसका एक्सप्रेशन डिराइव करना है। ये तो इसकी हो गई ना जस्ट डेफिनेशन। अब इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं। जरा गौर से बच्चों आप लोगों ने सुनना है। सपोज करते हैं, ये देखें ये एक बॉडी है बच्चों, ठीक है जी। ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है ऐसे, और एक बॉडी बच्चों सर्कल में ऐसे घूम रही है ऐसे, ये देखें ऐसे। ये पूरी बॉडी बच्चों आपको पता है छोटे छोटे मैसेज से मिलकर बनी हुई है। सपोज करते हैं ये मैस जिससे ये मिलकर बनी है, ये मैस एम आई है, और इसका जो रेडियस है बच्चों वो क्या है? आर आई है, ठीक है। और जिस एंगुलर वेलोसिटी से ये अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है वो एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग बच्चों यहाँ पर कुछ कहानी लिखें। कंसीडर अ बॉडी, कहानी लिखनी है जी। सपोज अ बॉडी, सपोज अ बॉडी इज रोटेटिंग, is rotating about an axis, consider a body is rotating about an axis with constant velocity, with constant velocity omega, ठीक है जी। अच्छा, in order to find, in order to find its total kinetic energy of spinning body, अगर बच्चों आप लोगों ने किसी स्पिनिंग बॉडी की टोटल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो बच्चों हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? वी कंसीडर दैट, बच्चों हम लोग ये कंसीडर करेंगे, वी कंसीडर दैट इट इज कंपोज्ड ऑफ, बच्चों हम कंसीडर करेंगे कि ये बनी हुई है किसकी? कंपोज्ड ऑफ स्मॉल, छोटे छोटे पीसीज, स्मॉल पीसीज ऑफ मैस। और बच्चों वो जो स्मॉल पीसीज हैं उनका मैस बच्चों क्या है? m1, M2 एंड सो ऑन। स्मॉल पीसीज से मिलकर बनी हुई है एट डिस्टेंसेस, एट डिस्टेंसेस R1, R2 एंड सो ऑन। बच्चों पूरी बॉडी छोटे छोटे मैसेज से मिलकर बनी है। हम लोग उन मैसेज को M1, M2, M3, ये देखें मैंने I लिख दिया। I से मुराद कभी M1, M2, M3 आ सकता है, RI से मुराद R1, R2, R3 हो सकता है। हैंड रेस, जल्दी जल्दी बच्चों, हरी अप। मेरा ख्याल है यहाँ तक मैंने कोई पीएचडी लेवल की बात नहीं की। जिस बच्चे ने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है, जिसने बच्चों मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के अलावा एंगुलर मोमेंटम पढ़ा है, उसको तो ये बातें भी शुगल शुगल भी हजम हो जानी चाहिए अब, ठीक है। चलें, अब बच्चों देखें तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी फिर पहले पार्टिकल की क्या होगी? सो बच्चों काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल वो बराबर होगी 1/2 m1 v1 का स्क्वायर।
अच्छा अब मेरी एक बात सुनना बड़े ही गौर से बताऊं बच्चों, मेरी बात सुने, क्या मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 m1 अपनी जगह पर v1 की जगह पर r1 ओमेगा का होल स्क्वायर। हो हाय, ये मैंने क्या कर दिया, v1 की जगह पर r1 ओमेगा पुट कर दिया। और क्या किया भाई, कोई पीएचडी लेवल का स्टेप तो नहीं ना किया। m1 अपनी जगह पर v की जगह पर, ओ भाई v इज इक्वल टू r ओमेगा नहीं होता यार, ये देखो v इज इक्वल टू r ओमेगा नहीं होता भाई। तो v इज इक्वल टू r ओमेगा होता, तो मैंने v की जगह पर r ओमेगा पुट कर दिया। ओमेगा के साथ 1 या 2 क्यों नहीं लगाया, ओमेगा के साथ 1 या 2 इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ओमेगा पूरी बॉडी की तो कांस्टेंट रहती है। ओके, क्योंकि जिस बॉडी से, जिस एंगुलर वेलोसिटी से पूरी बॉडी रोटेट करती है, उसी एंगुलर वेलोसिटी से उसका हर पार्टिकल रोटेट करता है। हैंड रेज आगे। ये देखें अब बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट अब क्या है, आप लोग इसी को बच्चों ऐसे भी तो फिर लिख सकते हैं ना कि काइनेटिक एनर्जी 1, ठीक है, मगर आपको पता है यहां पर रोटेशन आएगा, क्योंकि जब इसमें ओमेगा लगा दिए तो काइनेटिक एनर्जी 1 रोटेशन की वजह से आएगी 1/2 m1 r1 का स्केयर ओमेगा का स्केयर। सिमिलरली बच्चों मुझे बताएं फिर इसी तरह अब दूसरे पार्टिकल की क्या होगी, दूसरे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल जो होगी वो 1/2 m2 r2 का स्केयर ओमेगा स्केयर। काइनेटिक एनर्जी 3 किसके बराबर होगी, तीसरे पार्टिकल की 1/2 m3 r3 का स्केयर ओमेगा स्केयर। और बच्चों एंड सो ऑन ये चलता जाएगा, कहां तक चलता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ n पार्टिकल 1/2 mn r स्केयर n ओमेगा स्केयर। जी बच्चों डन हो गया, क्या n पार्टिकल से मिलकर बनी है, मैंने सबकी काइनेटिक एनर्जी लिख दी। अच्छा ओके, तो बच्चों मुझे बताएं नाउ टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी बन जाएगी। तो बच्चों टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बराबर रहेगी 1/2, बच्चों ओमेगा स्केयर को आप लोग थोड़ा सा गौर करें। मैं ना एक काम करता हूं, मैं 1/2 ओमेगा स्केयर को ले लेता हूं कॉमन, क्योंकि ये देखो यार इन सब में प्यारे प्यारे बच्चों, ये देखो इन सब में 1/2 ओमेगा स्केयर 1/2 ओमेगा स्केयर 1/2 ओमेगा स्केयर 1/2 ओमेगा स्केयर तो कांस्टेंट आ रहा है, वो मैंने इधर बाहर लिख दिया। अच्छा अब अंदर क्या बचा, आप लोग देखें अंदर बचेगा m1r1 का स्केयर, मैं उसको भी ऐसे लिख दूं समेशन i इज इक्वल टू 1 to n m_i_r स्केयर i हो हाई। याद करो सारों के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो जाएंगे, तो सिग्मा की फॉर्म में मैं लिख सकता हूं, आपके पापा ने आपको बताया हुआ है। और इस पूरी चीज को क्या बोलते हैं, इस पूरी चीज को क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बच्चों टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इस बॉडी की 1/2 आई ओमेगा स्केयर आ गई है। सो दैट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या ख्याल है, दिस इट इज जस्ट एंगुलर फॉर्म ऑफ हाफ एम वी स्केयर। ये देखो प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने बोला इट इज जस्ट एंगुलर फॉर्म ऑफ हाफ एम वी स्केयर। इसका क्या मतलब है यार, देखो हाफ अपनी जगह पर, एम की जगह पर आई आ गया, वी की जगह पर ओमेगा आ गया, आय हाय हाय हाय, तो ये बन गया ना 1/2 एम वी स्केयर की एंगुलर फॉर्म। तो ये था बच्चों आपके पास छोटा सा इसका एक फार्मूला जो कि आप लोगों ने प्रूफ कर लिया। अक्सर का पेपर में 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, अगर लॉन्ग में आएगा तो ऐसे ही लिखना जैसे लिखा है, शॉर्ट में आएगा तो बच्चों आप लोगों ने वो जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 1/2 एमवी स्क्वायर से शुरू किया वहां से लेके यहाँ तक लिख देना है, एक्सप्लेनेशन फिर नहीं देनी शॉर्ट क्वेश्चन में। अच्छा डेफिनेशन होगी, फार्मूला हो गया। अच्छा उसके बाद ना बच्चों इसके यूजेस आते हैं, कहा जाता है जी यूजेस ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के यूज क्या क्या हैं बच्चों, आपने इसके यूजेस बताने हैं। जरा मेरी बात सुने, आपको याद होगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड बाय द फ्लाई व्हील्स। जो फ्लाई व्हील्स होते हैं बच्चों उनके अंदर भी इसको ये यूज होती है, विच आर एसेंशियल पार्ट्स ऑफ मैनी इंजन। ये जो फ्लाई व्हील्स होते हैं बच्चों ये इंजन के जो होते हैं एसेंशियल पार्ट होते हैं। आपको पता है जो फ्लाई व्हील होता है ये क्या काम करता है, ये अपने पावर स्ट्रोक और पिस्टन के दरमियान, ठीक है जी, एनर्जी को स्टोर करता है और इसकी एनर्जी बाद में फुली डिस्ट्रीब्यूट होती है और क्रैंक शाफ्ट जो है वो रोटेट करती है और इस तरह से रोटेशन स्मूथ रहती है। अब कई लोग मेरी इस बात को बड़े गौर से सुनने के बाद भी अभी तक नहीं समझे होंगे, मुझे पता है, कोई बात नहीं,
नहीं समझ आई तो मैं आपको भी टेक्स्ट बुक से समझा देता हूं। असल में ये अभी आपने पिस्टन पढ़ा नहीं है। चैप्टर नंबर 11 का ये टॉपिक है बच्चों। चैप्टर नंबर 11 का पेज नंबर, इधर से मैं भी ओपन कर लूं बच्चों। चैप्टर नंबर 11 का पेज नंबर आप लोग जस्ट ओपन कर लो। एक इधर गया यार, ये पेज नंबर 256 ओपन करें। पेज नंबर 256 ओपन करें। जल्दी 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 जल्दी। ये जब आप लोग पेज नंबर 256 ओपन करेंगे, आपको बच्चों साइड पर देखें डायग्राम एक नजर आ रही है। उस डायग्राम में देखें जहां पे 11.10 फिगर 11.10 ए लिखा हुआ है। और पेपर में ना लिखा ना, पेपर में वही लिखना है जो लाइन में बोला था। हाँ, उस लाइन का कॉन्सेप्ट अब मैं समझाने लगा हूं, वो सुन लेना। करना इसको आप लोगों ने यूज, इसका बुक की लाइन लिख देना जो लिखी है। देखें होता क्या है, आप लोग बच्चों देखें नीचे आपको क्रैंक शाफ्ट नजर आ रही है। ये देखें जरा, ये देखें बच्चों, ये क्रैंक शाफ्ट है जो कि रोटेट कर सकती है। ये पिस्टन है। ये क्या है, पिस्टन है। ये पिस्टन नीचे को आएगा ना जब, अब मेरी बात सुनिए, इधर से वाल्व इन होता है, वही ठीक है, गैसेस वगैरह का मिक्सचर वगैरह एंटर होता है, एयर फ्यूल मिक्सचर एंटर करते हैं वो बच्चों। ये पिस्टन के ऊपर नीचे को प्रेशर लगाता है। मेरी बात सुने, आप लोगों ने भी क्या ज़हन में रखना है, जैसे ही बच्चों ये पिस्टन मुझे बताएं ऐसे नीचे को आएगा तो ये क्रैंक शाफ्ट घूमेगी। अच्छा, देखिए नीचे को आ रहा है तो नीचे को आ रहा है तो इधर को घूम रही है। जब ये ऊपर को जाएगा तो इसको ऐसे ऊपर को लेके जाएगा। फिर ये नीचे को आएगा तो इसको ऐसे नीचे को लेके आएगा। फिर ऐसे ऊपर को जाएगा तो ये उसको ऊपर को लेके जाएगा। इस तरह इसकी रोटेशन को ये क्या रखता है, स्मूथ रखता है। तो क्या ये अपने एक्सिस के गिर्द क्रैंक शाफ्ट रोटेट नहीं करेगी? तो जिस एनर्जी से रोटेट करेगी उस एनर्जी को हम लोग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अगर आप लोगों को ये मुश्किल लगती है तो मैंने बताया ये हम लोगों ने यहाँ पर जाके तो बड़ी डिटेल में पढ़ना है ना, ठीक है। तो बस आप लोग इतना ज़हन में रखें कि ये फ्लाई व्हील, ठीक है जी, जो कि बहुत सारे इंजन के एसेंशियल पार्ट हैं। ये एनर्जी को स्टोर करते हैं पावर स्ट्रोक्स और पिस्टन के दरमियान में, ठीक है। एनर्जी स्टोर ना, पावर स्ट्रोक से मुराद एक होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, एक होता है पावर इन। वो दो पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 11 में जाके। पावर स्ट्रोक्स और पिस्टन के दरमियान में एनर्जी क्या होती है, स्टोर होती है। किथे गया भाई, आजा। पावर स्ट्रोक्स, ये अब जारी बात है पेपर में तो लिखना है ना। पावर स्ट्रोक्स एंड पिस्टन टक्कन, उनके दरमियान में एनर्जी बच्चों क्या होती है, स्टोर होती है। पहले वो कैसे होती है वो वहां पर जाके पढ़ेंगे। और बाद में बच्चों वही एनर्जी बच्चों बाद में डिस्ट्रीब्यूट होती है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है। और उसकी वजह से फुल रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट होती है, जिसकी वजह से फुल रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट होती है। और बच्चों क्रैंक शाफ्ट की फुल रेवोल्यूशन होती है और इस तरह से उसकी एनर्जी क्या रहती है, स्मूथ रहती है। और उसको वो जो सी एनर्जी मिल रही है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। यार ये तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की आपकी बुक वाले ने एग्जांपल दी है ना। ओ भाई मेरी बात सुनो, आप लोगों ने अपनी कभी कभी जिंदगी में कार पे बैठे हुए देखें कितनी ब्यूटीफुल सी कार है, ऐसे ऐसे ये कार है। यार मेरी बात सुनो, ये कार जब रोड के ऊपर मूव कर रही होती है चरसी, तो बच्चों मुझे बताएं, एक तो ये लीनियर मोशन में होती है, ट्रांसलेटरी मोशन में होती है। दूसरा ये अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रही होती है, ऐसे टायर अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रहा होता है। तो बच्चों इसका मतलब जब वो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा है तो उस वक्त भी उसके पास कौन सी एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी उसके पास भी है। हर रोटेटिंग बॉडी के पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। आप लोगों ने ग्लोब देखा होगा जिसके ऊपर पूरी दुनिया का नक्शा देख लेते हैं, उसको पकड़ के आप लोग साइड से घुमाना शुरू करें, वो भी बच्चों रोटेट करेगा अपने एक्सिस के गिर्द, उसके अंदर भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी। आप लोग अपना मुंह जो है, आपको पता है आपकी गर्दन जो है वो बिल्कुल आपकी बॉडी का एक किस्म का एक्सिस ही कहलाएगी। तो आप लोग अपनी तोन को पकड़ के ठीक है सर्कल में घुमाते जाएं, तो आपकी रोटेशन जो होगी वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। जब किसी चीज को ना करते हैं तो आपकी तोन रोटेट करती है, तो उसके अंदर भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। तो बच्चों हर रोटेटिंग बॉडी के पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। इसके बाद अच्छा, अब आप लोगों को याद होगा मैंने आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताए थे। अगर आप लोगों को याद हो बच्चों, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मैंने बताए थे। सबसे पहले आप लोग मुझे अब ये बताएं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपने कैलकुलेट करनी है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की। मैं आपको कहता हूं जी, चलो अभी प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करें ऑफ डिस्क। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसकी मालूम करो, जाओ डिस्क की मालूम करो। फिर मैं आपको कहता हूं ना, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हूप भी निकालो। चलो आओ, ये दोनों निकालते हैं।
ये लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा है, मैं आपको बताता हूँ ये लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आता है, वो आपको किस तरह से पेपर में देगा, एंड पे बताता हूँ। बच्चों मेरी बात सुनिए, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो आपने पढ़ा क्या, 1/2 ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता था बताएं, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करो, 1/2 m r स्क्वायर, और ये ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह पर। और यार 1/2 से मल्टीप्लाई हो गई, ये ना पता लगे काट दो, चरसी लोगो मल्टीप्लाई हो रहा है 1/4 m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। आपको पता है मैं v स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूं, तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की जगह पर आ गया v स्क्वायर, तो ये बन गया 1/4 mv स्क्वायर। So that is the final formula to calculate rotational kinetic energy of disk। कितनी आई जी, 1/4 mv स्क्वायर आई। हो हाई, ये लो जी, ये आई, ये आपके पास आई, ऐसे। बच्चों इसके बाद हूप की कैलकुलेट करें। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 ओमेगा स्क्वायर। बच्चों आई की जगह पर क्या आ गया, mr स्क्वायर, और ये ओमेगा स्क्वायर, तो ये बन गया 1/2 m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और वही इसकी जगह पर बाद में आ गया 1/2 m, इसकी जगह पर आ गया v स्क्वायर। तो लो जी बच्चों, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आप लोगों ने अब कैलकुलेट कर ली है किसकी, हूप की, और वो भी कितनी आई, 1/2 mv स्क्वायर। अच्छा, अब ये नॉट अलाउड इन योर पेपर, जस्ट एक नोट दे रहा हूं आपको। वैसे ही इसी तरह बच्चों आप लोग सॉलिड स्फीयर की भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये बुक में नहीं की हुई, इसलिए बस वैसे ही आपको बता रहा हूं, जस्ट एमसीक्यूज के लिए। बच्चों सॉलिड स्फीयर की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, यार रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। यार सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता था, 2/5 mr स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह पर 2 से कट गया, 1/5 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बचा, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की जगह पर आ गया v स्क्वायर। तो लो जी बच्चों, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो आपके पास आ गई है किसकी, सॉलिड स्फीयर की, वो है 1/5 mv स्क्वायर। ये लो ये। तो बच्चों अब आप लोगों ने इनकी ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज याद रखनी है जी बच्चों, डन, याद हो जाएंगी सबको, कोई मुश्किल चीज तो नहीं है ना यार अभी तक, भाई होनी चाहिए आपको यार। अच्छा एक बात अब और सुने, ये पेपर में नहीं लिखनी, ये वाले पेपर में नहीं लिखनी। अच्छा अब आप लोग मुझे एक बात बताओ यार, सपोज करें आपके पास ना ये एक इंक्लाइंड सरफेस है, बहुत ही जबरदस्त किस्म की, ऐसे ब्यूटीफुल सी, ऐसे, ये ऐसे, 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 ये बच्चों आपके पास एक इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ये इस इंक्लाइंड सरफेस का ये जीरो लेवल है जी, ये वाला लेवल जीरो लेवल है इसका बेसिकली, ऐसे जमीन से, ठीक है जी, ये जो भी हाइट पर है, किसी पर्टिकुलर हाइट पर है। इधर ना बच्चों मेरे पास एक है डिस्क और एक है हूप, दो है मेरे पास चीजें, एक है डिस्क और एक है हूप। ओके जी, ये देखो, एक है बच्चों डिस्क, डिस्क नहीं डिस्क, और एक बच्चों मेरे पास है हूप, आलो। अच्छा, हूप भी नीचे को छोड़ दिया, डिस्क भी नीचे को छोड़ दिया। अब पूछा ये कि बताओ पहले बॉटम पर कौन पहुंचेगा, डिस्क या हूप। तो बच्चों आप लोग कहोगे सर जी जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी वो पहले पहुंचूगी, और भाई जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी वही पहले पहुंचेगी ना, जिसकी वेलोसिटी कम होगी वो नहीं पहुंचेगी, देर से पहुंचेगी, पहुंचेगी तो सही देर से पहुंचेगी, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा। इसका मतलब आप लोग कहेंगे सर जी सबसे पहले इसकी वेलोसिटी बताएं किसकी कम किसकी ज्यादा है। तो बच्चों पापा की बात सुने, आप लोगों ने याद रखना है, जब भी डिस्क या हूप नीचे को आ रही होती है, आपको पता है ये एक डिस्क या हूप जब भी नीचे को आ रही है बच्चों, एक तो ये ट्रांसलेशनल मोशन में आ रही है, कौन सी मोशन में आ रही है, एक तो ये ट्रांसलेशनल मोशन में आ रही है, दूसरी ये अपने एक्सिस के गिर्द भी रोटेट करती करती आ रही है, ऐसे अपने एक्सिस के गिर्द भी रोटेट कर रही है। इसका मतलब इसके अंदर रोटेशनल मोशन भी आ रही है, क्या ख्याल है, एक तो ये अपने एक्सिस के गिर्द भी ऐसे ऐसे रोटेट करती आ रही है और नीचे को भी आ रही है। इसका मतलब बच्चों रोटेशन की वजह से इसके अंदर जो सी एनर्जी होगी उसे हम लोग नाम दे देंगे काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का,
और ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी उसके साथ मैं लिख दूंगा काइनेटिक एनर्जी ट्रांस। अच्छा, अब आप लोग देखें, जब ये किसी जमीन से किसी पर्टिकुलर हाइट पर थी एच पर, आपको पता है इस पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी और काइनेटिक एनर्जी उस वक्त बहुत मिनिमम थी। मगर जैसे जैसे ये बॉडी नीचे को आ रही है, एज डिस्क एंड हूप, एज डिस्क एंड हूप मूव्स डाउनवर्ड, moves downward on an inclined plane, on an inclined plane from height h। बच्चों अगर डिस्क और हुप को मूव करवा दिया जाए डाउनवर्ड, हो है इंक्लाइंड प्लेन पर उसको मूव करवा दिया जाए डाउनवर्ड किसी पर्टिकुलर हाइट एच से, तो बच्चों और एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दिया है। बच्चों फ्रिक्शन इज इग्नोर्ड, अगर फ्रिक्शन को भी ऐड कर दोगे तो चर्सी लोगों कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएंगी। टू मेक ओवर कैलकुलेशन इजी वी एज्यूम दैट फ्रिक्शन इज इग्नोर्ड। if you will add the frictional effects, your calculation becomes very very difficult and your FSC level is not dealing with the frictional works। बहुत कम किसी एक आधी जगह पर बस हम लोग पढ़ते हैं इसको, तो इसीलिए हम लोग इसको भी डील यहां पर नहीं कर रहे। हाँ, ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो बच्चों क्या होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक क्या होगा, बच्चों ये नीचे को आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी, एक तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दूसरा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि देखें नीचे आते आते पोटेंशियल एनर्जी ने अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में तो कन्वर्ट होना है, वो कन्वर्ट होगी रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में। ये बच्चों आप लोगों के पास जो रिलेशन आया है, इससे अब आपकी बड़ी चीजें कैलकुलेट होनी है। अच्छा, अब आप लोग करने क्या गए थे यार, आप लोगों ने तो ये चेक करना था कि डिस्क और हुप में से कौन पहले नीचे पहुंचता है जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है। इसका मतलब अब आपको वेलोसिटी ऑफ डिस्क कैलकुलेट करना पड़ेगी पहले। तो आओ बच्चों इधर, हम लोग वेलोसिटी ऑफ डिस्क को कैलकुलेट करते हैं। बच्चों मेरी बात सुने, डिस्क की वेलोसिटी आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। बच्चों मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूंगा, डिस्क की वेलोसिटी। बच्चों आप लोग देखें, एज नीचे आते आते पोटेंशियल एनर्जी ने कितने हिस्सों में कन्वर्ट होना है, रोटेशनल में प्लस ट्रांसलेशनल में। ओके नाइस। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी की जगह पर mgh लिख दें। बताएं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिस्क की कितनी निकाल के आए थे, अभी पीछे निकाली थी, हरी अब, और कितनी निकाली थी भाई चर्सी लोगों, अरे ओ गूंगो, 1/4 mv², और ट्रांसलेशनल तो होती ही 1/2 mv² है। क्या ख्याल है, नेक ख्याल है। अच्छा, फिर आप लोग देखें इधर बच्चों, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये देखना, ये देखें mgh यहीं पर रहने दूं। तो बच्चों मैं अब क्या काम करता हूं, ये मैं लिख देता हूं mv² को कॉमन ले लेता हूं, mv² को कॉमन ले लेता हूं, अंदर आपके पास बचेगा 1/2 प्लस 1/4। बच्चों ये m इस m से कटा, ये कटा, बिल्कुल कटा, जी एच इज इक्वल टू v², बचा 1/2, ये 4 नीचे 4 आएगा, ऊपर आ जाएगा 3, एलसीएम लेंगे तो बच्चों v² बराबर आ जाएगा 4gh/3, और जब दोनों साइडों पर अंडर रूट ले लेंगे तो v बराबर आएगा अंडर रूट 4gh डिवाइडेड बाय 3 आ गया। ये आपके पास आई है बच्चों वेलोसिटी किसकी, डिस्क की वेलोसिटी कैलकुलेट करना। अब आपको हो तो आप लोगों के लिए कोई मुश्किल चीज नहीं है, दैट इज द फाइनल फार्मूला टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ डिस्क। बच्चों जल्दी जल्दी करके नोट जल्दी जल्दी बता दें, हरी अप। पुत्र मैं अभी बताता हूँ, यस ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये सारा आपने लिखना है बेटा जी, जल्दी जल्दी इसको लिखें। मैं बताता हूं पुत्र, अभी बस ये एक वेलोसिटी ऑफ हुप निकालने, फिर मैं आपको बताता हूं ये लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में।
लिख लिया। वेलोसिटी ऑफ हूप। बच्चों ये डिस्क हो गई। इसके बाद अब आपने वेलोसिटी ऑफ हूप कैलकुलेट करनी है। अब मेरी बात सुने, वेलोसिटी ऑफ हूप कैलकुलेट करनी है, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये देखो 2 मिनट की गेम है। वेलोसिटी ऑफ हूप। आइए 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आया था, डिराइव द फार्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ हूप। यार भाई मेरी बात सुनो, जब बॉडी नीचे को आ रही है, एज वी नो डैट mgh इज इक्वल टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। बच्चों मेरी बात सुने, mgh इधर ही रहा, रोटेशनल हूप की कितनी पढ़ के आए थे? 1/2 mv²। और यार डिस्क की और इसकी ट्रांसलेशन तो होती ही 1/2 mv² है ना। तो बच्चों वही पुराना वाला काम, mv² को कॉमन ले लो, 1/2 प्लस 1/2। कई लोग इसको डायरेक्ट ही 1 लिख देते हैं क्योंकि हाफ प्लस हाफ 1 होता है। मैंने mv² को कॉमन ले लिया क्योंकि कई लोग अभी पिछले तरीके के ही आदी होने हैं चर्सी, इनको क्या पता हाफ प्लस हाफ 1 होता है? अच्छा 1/2 प्लस 1/2। अब कैलकुलेटर के ऊपर चेक करना, ईमानदारी की बात है 1 आंसर आएगा, हाई लेवल की बात कर गया हूं है। m से कट गया, v² बराबर आया gh के, अंडर रूट लें दोनों साइडों पर तो v इज इक्वल टू अंडर रूट gh आ गया। लो जी बच्चों, ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ हूप भी आ गई। तो आप बताएं जरा, पहले नीचे कौन पहुंचेगा? जल्दी जल्दी बताना, पहले नीचे कौन पहुंचेगा? हेंस डिस्क। अब देखिए मेरी बात सुने, बताएं बच्चों वेलोसिटी ऑफ डिस्क। अब ये देखें, ये नोट यहां पर ये है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ डिस्क जो आई थी √4gh/3 आई थी। यार मेरी बात सुनो बच्चों, क्या मैं इसको √4/3 को बाहर निकालूं और √gh ऐसे लिख सकता हूं इसी इक्वेशन को? हाई लेवल का स्टेप। ओ भाई, √4/3 को अलग लिख दें, √gh को अलग लिख दें। अब ये जो √gh है ना बच्चों, ये वेलोसिटी ऑफ डिस्क इज इक्वल टू √4/3, और यहां पर आ गया वेलोसिटी ऑफ हूप। ये देखें, क्या हूप की वेलोसिटी √gh नहीं है? मैंने इसकी जगह पर वेलोसिटी ऑफ हूप लिख दिया। बच्चों आप लोगों के पास कैलकुलेटर है, मेरे पास भी है। √4/3 कैलकुलेट करें, √4/3 कैलकुलेट करें, तो बच्चों आपका आंसर आता है 1.154 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ हूप। तो बच्चों यहां से क्लियरली नजर आ रहा है, क्लियरली नजर आ रहा है कि बच्चों डिस्क की वेलोसिटी हूप की वेलोसिटी से ज्यादा होती है। तो बच्चों पहले बॉटम पर कौन पहुंचेगा? बताएं, ये एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन भी है, विच विल रीच अर्लियर ऑन द बॉटम। तो बच्चों डिस्क विल रीच अर्लियर। तो लो जी बच्चों, डिस्क सबसे पहले जमीन पर पहुंचेगी। अब ये ना पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आता है बच्चों, पेपर में कई दफा आ जाता है डिराइव द फार्मूला फॉर वेलोसिटी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एंड हूप। तो बच्चों आप लोग फिर भी ये पूरा टॉपिक ही लिख देना, ठीक है? हालांकि कई लोग कहते हैं कि बस इतना लिखें, बस इतना पूछा गया है, वो सही बात है, मगर कई एग्जामिनर ना बड़े अजीब गरीब किस्म की सोच रखते हैं वहां पर। तो इसलिए आप लोगों ने बच्चों क्या काम करना है, आपने पूरा ही लिख देना है। यानी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड कोई भी सवाल आ जाएगा ना भाई लॉन्ग में, तो यार कोई मुश्किल चीज तो नहीं है। वैसे ये देखो, इसकी डेफिनेशन लिखो, ये डायग्राम बना के थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करो, और ये फार्मूला लिख दो। उसके बाद यूजेस का एक पैराग्राफ लिख के आगे ये सारी कैलकुलेशन ही है, डिस्क की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और हूप की, ये आधे पेज पे आ जानी है, और इनकी वेलोसिटी की भी आधे पेज पे आ जानी है। मतलब ये कोई इतना बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है? जब आप इसको उधर लिखेंगे ना शीट के ऊपर, तो ये आप लोगों का मैक्सिमम 3 पेजेस का बन जाएगा यार। तो लो जी बच्चों, ये आपके पास डिस्क हूप की आ गई। अच्छा पुत्र नहीं, कोई यूनिट इसके, यूनिट आपको पता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यूनिट इसके जूल ही होंगे, डायमेंशन इसकी ml²T⁻²- ही होंगी। अच्छा एक बात सुने, डिपेंडेंस वही मैस और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। एक बात बताऊं यार, मेरी बात सुनो अब इधर, अगर इसका मतलब आपने देखा डिस्क की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ डिस्क बच्चों कितनी निकाली? √4gh/3। अच्छा वेलोसिटी ऑफ हूप कितनी निकाली? √gh। कोई बच्चा मुझे बता सकता है वेलोसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर कितनी आएगी? मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, 10gh/7 आएगी।
कैलकुलेट करके देख लो, वरना ये देखो mgh किसके बराबर होगा। हाँ बताओ, मैंने इसकी सॉलिड स्फीयर की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी निकाली थी, जल्दी जल्दी बताना। यस 1/5 mv², और ट्रांसलेशनल होती है 1/2 mv²। अच्छा वही अब पुराना वाला काम, mv² को कॉमन ले लें, 1/5 प्लस 1/2 बच गया, m से कट गया, gh इज इक्वल टू v², ऊपर आ जाएगा 7, नीचे आ जाएगा 10। तो बच्चों ये v² बराबर आ गया 10gh/7। तो बच्चों वेलोसिटी ऑफ द सॉलिड स्फीयर आ गई 10gh/7। अब कैलकुलेटर के ऊपर आप लोग एक काम करें, आप लोग एक काम करें, आप लोग √10 डिवाइडेड बाय 7 भी कैलकुलेट कर लें। तो ये आता है बच्चों, ये देखें, ये आना है आपके पास 1.195 √gh। अच्छा ये अकेला √gh ही है, इसके साथ 1 है, और ये है 1.1, कितना था बच्चों, 1.15 √gh। यार मुझे इस वक्त इन तीनों में से बताओ कौन सबसे ज्यादा बड़ा है। तो बच्चों इजीली नजर आ रहा है कि वेलोसिटी अगर सफियर भी हो तो वेलोसिटी ऑफ सफियर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ डिस्क इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ हूप। तो अगर आपको पेपर में एमसीक्यू आ जाए जी हूप, डिस्क और सफियर तीनों को फेंक दिया है, तो पहले नीचे कौन पहुंचेगा, बताएं, पहले नीचे कौन पहुंचेगा। तो बच्चों सबसे पहले सफियर, उसके बाद डिस्क, उसके बाद हूप। अच्छा एक ये था इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहां से। अच्छा यार एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा हूप का, वो कितना था, जल्दी जल्दी बताना, mr²। अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का पढ़ा, वो कितना था, 1/2 mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सफियर पढ़ा, सॉलिड सफियर, 2/5 mr²। अच्छा एक काम तो करो, यहां पर तो इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, ये तो आया 1 mr², ये कितना आएगा 0.5 mr²। अच्छा 2/5 बच्चों किसके बराबर होता है, 0.4 mr²। यार मेरी बात सुनो, इनमें से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसका सबसे ज्यादा है, तो मैं कह सकता हूं कि बच्चों मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा हूप का है, उसके बाद बच्चों किसका है, सफियर का है, और उसके बाद बच्चों किसका है, डिस्क का है। क्या ख्याल है, सबसे ज्यादा हूप का, सॉरी यार, उसके बाद डिस्क, डिस्क और सबसे कम सफियर, उल्टा क्यों लिखवाते हो मुझे ऐसे, ये डिस्क, सफियर और हूप। ले जी बच्चों, ये था आपका ओवरऑल टॉपिक। इस तरह रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का भी ऑर्डर पूछा जा सकता है, बताएं किसकी सबसे ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, तो आप उसका भी ऑर्डर लिख सकते हैं। ये है आपका कंप्लीट टॉपिक।